हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अब दोस्तों मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और दोस्तों उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोगों ने अटेंड करना है और दोस्तों आपका इन 50 प्रश्नों में जो भी स्कोर बनता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगर आप लोगों को जीएस के प्रैक्टिस सेट या फिर हिंदी के प्रैक्टिस सेट या उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट दोस्तों अगर आप लोगों ने लगाने हैं तो दोस्तों वो सभी आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर आसानी से उपलब्ध हैं। वहीं दोस्तों मैं इन सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग दोस्तों वहां जाकर के भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपने सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश हैं यह बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, यानी कि 33 हमारे अन्य न्यायाधीश हैं और एक हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ दोस्तों वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। और वहीं दोस्तों आपने बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। दोस्तों कुल अभी 3 महिला न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा अनुच्छेद एंग्लो इंडियन को विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करता था? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि प्रत्येक विधानसभा में क्या था, एक नियम था हमारे लिए कि प्रत्येक विधानसभा में से एक एंग्लो इंडियन की सीट रखी जाएगी। ठीक है। और अब दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया है, यह सभी आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद था विधानसभा में प्रतिनिधित्व कौन सा आर्टिकल करता है ये आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 333 दोस्तों एंग्लो इंडियन को विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करता था। और वहीं दोस्तों आर्टिकल 331 के जरिए क्या था कि एंग्लो इंडियन को लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व प्रदान था। वहां पर दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन के सदस्यों को चुना जाता था। वर्तमान में दोस्तों यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अगला प्रश्न हमारा, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों जब अंग्रेजों का समय था उस समय भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने करी, आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडिता रमाबाई। दोस्तों पंडिता रमाबाई के द्वारा भारतीय विधवाओं के लिए दोस्तों शारदा सदन स्कूल की स्थापना वर्ष 1889 में दोस्तों करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको हम लोग सिडबी के नाम से भी जानते हैं। सिडबी यानी कि दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 2 अप्रैल दोस्तों 1990 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने किस वर्ष आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2018 में दोस्तों 23 सितंबर 2018 से भारत में आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत दोस्तों हॉस्पिटल्स में आप लोगों का 5 लाख तक का इलाज फ्री में हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों जब नेत्रदान किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो वह अपनी उसकी आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। दोस्तों नेत्रदान में दाता की आंख का यह भाग उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पहले जो हमारे मतदान की आयु थी वह 21 वर्ष थी, मगर दोस्तों इसे बाद में घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। यह दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया आप लोगों ने यह बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन कराया गया था दोस्तों 1989 में, और इसके द्वारा दोस्तों हमारे मतदान की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, पीएम मोदी द्वारा देश के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह दोस्तों आपके करंट का प्रश्न है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में दोस्तों पीएम मोदी जी के द्वारा देश के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों ये जो पुल है ना, यह चिनाब नदी पर बनाया गया है, इसलिए इसको चिनाब पुल भी कहा जा रहा है।
अगला प्रश्न हमारा 2011 जनगणना के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एससी जनसंख्या किस राज्य में है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा। प्रतिशत की दृष्टि से आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब दोस्तों प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि आबादी के आधार पर यानी कि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या किस राज्य में है, तो तब दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, आपने इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है। यानी कि दोस्तों भारत में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, कौन सा ऐसा हॉटस्पॉट एरिया है, आप लोगों ने यहाँ बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट दोस्तों, जो वेस्टर्न घाट है हमारा, ठीक है, दक्षिण भारत में। तो दोस्तों वहाँ पर हमें सर्वाधिक जैव विविधता देखने के लिए मिलती है, इसे जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं प्रबोवो सुबियांतो, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने इंडोनेशिया के बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखना है, कुछ समय पहले दोस्तों इनकी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा परिवर्तित कर दी गई है, तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि राज्यसभा के सदस्यों में से कुछ सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति जी के द्वारा उनको चुना जाता है, उनके द्वारा दोस्तों मनोनीत किया जाता है। कला के क्षेत्र से दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, इन क्षेत्रों से दोस्तों उनको चुना जाता है। तो आपने बताना दोस्तों कुल कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति जी करते हैं राज्यसभा में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 12 सदस्यों का मनोनयन दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। अब दोस्तों स्थल भाग की जो भारत की सीमा लगती है, बाउंड्री जो लगती है, वह कितनी है दोस्तों आप लोगों ने बतानी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15,200 किलोमीटर दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कुल तटीय भाग की सीमा कितनी है, तो दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर दोस्तों हमारे भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई है। इसमें दोस्तों हम लोगों ने अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप इनको भी ऐड करा हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, यानी कि दोस्तों जो हमारा नीचे प्रायद्वीपीय भारत है, सिर्फ उसी की लंबाई अगर आपसे पूछी जाती है कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो तब दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर आपसे भारत की कुल बाउंड्री पूछी जाती है, तो 22,716.6 किलोमीटर दोस्तों हमारे भारत की कुल सीमा लगती है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों आपने बताना है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटक उड़ीसा में दोस्तों 1946 में दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी गई थी। वहीं दोस्तों एक प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस में यह स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी दी गई थी। अभी दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है, कब यह दी गई थी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च 2023 में दोस्तों उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई थी। दोस्तों उत्तराखंड की पहली पर्यटन नीति कब आई थी, तो वर्ष 2001 में दोस्तों उत्तराखंड की पहली पर्यटन नीति आई थी, ठीक है ना। और वहीं दोस्तों ये मार्च 2023 से पहले जो हमारी पर्यटन नीति थी वह कब आई थी, तो दोस्तों 2018 में हमारी इससे पहले वाली पर्यटन नीति आई थी। सबसे पहले दोस्तों 2001 में आई थी, और वर्तमान में दोस्तों हमारी नई पर्यटन नीति को मार्च 2023 में मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न हमारा, पंच केदारों में से किस केदार को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पंच केदार में हमारे भगवान शिव के 5 केदारों की चर्चा होती है, जिसमें दोस्तों तुंगनाथ, केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, रुद्रनाथ और दोस्तों कल्पेश्वरनाथ, यह 5 हमारे पंच केदार कहलाते हैं। इसमें से दोस्तों किसी एक केदार को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया है, आपने बताना है वो कौन सा केदार है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तुंगनाथ को दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि यह भगवान शिव का सबसे ऊंचाई में स्थित मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर। यहाँ पर दोस्तों भगवान शिव के भुजाओं की पूजा करी जाती है, इसको तीसरे केदार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल कब पास हुआ था। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अगर ये यूसीसी बिल राष्ट्रपति जी के द्वारा, राज्यपाल जी के द्वारा अगर इनको अनुमोदित कर दिया जाता है, तो उसके बाद दोस्तों हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जहाँ से दोस्तों यह
जहाँ पे दोस्तों यूसीसी बिल हमारा लागू होगा। हालांकि दोस्तों गोवा में यह पहले से लागू है, लेकिन दोस्तों गोवा में यह पुर्तगालियों के समय से लागू था। ठीक है, आज़ादी के बाद इसे लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों हमारा उत्तराखंड बनेगा। तो आपने दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेक्षक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों आपने बताना है कि उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी बिल कब पास हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 फरवरी 2024 को दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास हुआ था। 6 फरवरी 2024 को दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा में श्री हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल रखा गया था और 7 फरवरी 2024 को दोस्तों यह बिल हमारा पास हो गया था। अगला प्रश्न हमारा, चंबल, बेतवा व केन किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये जो तीन हमारी प्रमुख सहायक नदियां हैं यह यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन जी को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से लेकर के 1968 के मध्य में मानी जाती है। वहीं दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर एम एस स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि भारत में हरित क्रांति के कारण से सर्वाधिक असर किस फसल पर पड़ा था। तो दोस्तों गेहूं की फसल, जो गेहूं की फसल है उसकी पैदावार दोस्तों हमारी 5 गुना बढ़ गई थी। तो दोस्तों हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक गेहूं की फसल और उसके बाद फिर चावल की फसल पर पड़ा था। और वहीं दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है और इनको दोस्तों अभी हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा भी करी गई है। तो दोस्तों यह प्रश्न हमारे लिए वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कुछ समय पहले ही दोस्तों एम एस स्वामीनाथन जी का निधन भी हो गया है। और वहीं दोस्तों एक प्रश्न और ध्यान में रखेंगे आप लोग कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो दोस्तों आपने बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों वर्ष 1980 से प्रारंभ होकर के 1985 तक चली थी और 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ऊंची नहीं पूछी है, मैंने सब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला दोस्तों, जो कि हमारे दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लगभग दोस्तों 7,000 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। हिमालय के बारे में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हिमालय का जो विस्तार है वह 2400 किलोमीटर तक है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची अगर चोटी पूछी जाए तो वह हिमालय की ही माउंट एवरेस्ट है। लेकिन दोस्तों अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो एंडीज हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न हमारा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपने इसी को नोट करना है कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यह दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब आपने बताना दोस्तों कि यह निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो दोस्तों इसकी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी एक ट्रिक बता रखी थी कि मित्र पर गमछा झाड़। मित्र से दोस्तों हो जाएगा मिजोरम त्रिपुरा, ठीक है। पर से हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल राजस्थान, गा से हो जाएगा दोस्तों गुजरात, माँ से हो जाएगा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश और छा से हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा दोस्तों झारखंड। तो दोस्तों इसमें हमारा मणिपुर कहीं नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार वर्ष 1919 के अधिनियम के द्वारा मिला था, जिसको हम लोग दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। वहीं दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब से हो रखी थी। तो दोस्तों वर्ष 1909 के अधिनियम में यह करा गया था। सबसे पहले दोस्तों सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली चलाई गई थी, तो 1909 आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राजभाषा की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में करी गई है। दोस्तों राजभाषा की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 17 में दोस्तों हमारी राजभाषा की चर्चा है। ठीक है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 343 से 351 यानी कि 351 तक, 343 से दोस्तों 351 तक हमारे भाग 17 में राजभाषा की चर्चा करी गई है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। हालांकि दोस्तों वर्तमान में अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, मगर दोस्तों 16वें वित्त आयोग का गठन भी कर दिया गया है और अरविंद पनगड़िया दोस्तों इसके हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यह जो हमारा 16वां वित्त आयोग है यह 2026 से हमारा अपना काम करना प्रारंभ करेगा। तब तक दोस्तों हमारा 15वां वित्त आयोग ही काम करेगा। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारा,
1 गीगाबाइट निम्न में से किसके बराबर होता है? अब दोस्तों 1 गीगाबाइट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो जीबी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 जीबी निम्न में से किसके बराबर होता है? दोस्तों यह 1024 एमबी के बराबर होता है, तो 1024 मेगाबाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? अब दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज हमारी इस प्रकार की लैंग्वेज हैं जो दोस्तों काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। लगभग दोस्तों 1500 ईसा पूर्व की जो भाषाएं हैं उन्हीं को दोस्तों भारत में अभी वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, और ऐसी भाषाएं दोस्तों हमारे भारत में अभी वर्तमान में 6 हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी भाषाएं दोस्तों शास्त्रीय भाषा में आती हैं? तो दोस्तों संस्कृत हो गया, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु और उड़िया, यह 6 भाषाएं दोस्तों भारत में शास्त्रीय भाषा का इनको दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न हमारा, नील आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों नील आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1859 में दोस्तों बंगाल के नदिया जिले से दोस्तों नील आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ रही? अब दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा महिलाओं की साक्षरता किस स्थान पर रही थी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता रही थी। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ थी, तो वह भी दोस्तों केरल में थी। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ थी, तो वह भी दोस्तों केरल में थी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ थी, तो वह दोस्तों लक्षद्वीप में थी। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ थी, तो दोस्तों राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता थी। और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी, तो दोस्तों वह बिहार की थी। आपने चारों को ही ध्यान में रखना है, यहाँ से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मध्य हिमालय का इतिहास, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा नामक प्रसिद्ध कृतियां किसकी हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यशवंत सिंह कटौच जी की दोस्तों यह हमारी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। अब देखिए दोस्तों यशवंत सिंह कटौच जी को आपने इसलिए ध्यान में रखना है कि वर्तमान में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से दोस्तों हाल ही में सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इनकी जितनी भी रचनाएं हैं यह दोस्तों हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों अभी ये हाईलाइटेड हैं, तो इनसे हमारे ये प्रश्न बन सकते हैं। वहीं दोस्तों आपने एक तथ्य और ध्यान में रखना है कि यशवंत सिंह कटौच का जो संबंध है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले से है। पौड़ी गढ़वाल जिले में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा सिद्ध देहरादून में स्थित नहीं है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि देहरादून में 4 सिद्ध स्थित हैं। कौन कौन से सिद्ध स्थित हैं? तो दोस्तों लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। ठीक है दोस्तों, तो यह 4 सिद्ध हमारे देहरादून में स्थित हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों हमारा देहरादून में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वह 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और बाबर ने दोस्तों इस युद्ध में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था। वहीं दोस्तों पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है यह 1556 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर व हेमू के मध्य दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय दोस्तों हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। और दोस्तों जो 9वीं अनुसूची है वह दोस्तों हमारा पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार संबंधित बातें हैं, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, संसद की सबसे पुरानी समिति निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों संसद की जो हमारी सबसे पुरानी समिति है वह हो जाएगी दोस्तों हमारी लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति की स्थापना दोस्तों वर्ष 1921 में हुई थी। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों इसकी सदस्य संख्या कितनी है? तो 22 इसमें कुल सदस्य संख्या रहती है, जिसमें दोस्तों 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति दोस्तों संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें दोस्तों कुल सदस्य संख्या 30 रहती है और 30 के 30 सदस्य दोस्तों लोकसभा से आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जो जलप्रपात है काफ़ी ज़्यादा हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपने बताना है कि यह जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में यह स्थित है। दोस्तों धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, यमुना जलप्रपात, यह तीनों ही दोस्तों हमारे नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, माता टीला परियोजना किस नदी पर व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यह जो परियोजना है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा दोस्तों यह परियोजना पूछी जाती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में माता टीला परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, मालदीव व मिनिकॉय को
कितना डिग्री चैनल अलग करता है? अब देखिए दोस्तों, अभी आप सभी जानते होंगे कि मालदीव के साथ भारत का रिलेशन थोड़ा सा खराब चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हमें प्रश्न देखने के लिए भी मिल सकते हैं कि कितना डिग्री चैनल इनको अलग कर रहा है। या फिर दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में भी हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपने सभी चीज़ों को भली भांति तैयार करना है। आपके उत्तराखंड एसआई की परीक्षा हो जाए, आबकारी सिपाही की परीक्षा हो जाए, आपको दोस्तों इन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने बताना है कि मालदीव व मिनिकॉय को कितना डिग्री चैनल अलग करता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 8 डिग्री चैनल दोस्तों मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। और दोस्तों मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और दोस्तों अंडमान व निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आपने तीनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1852 में। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों राज्य हड़प नीति लेकर के आया था, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही दोस्तों भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी, भारत में दोस्तों डाक सेवा का विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था? अब दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ना, यह काफ़ी ज़्यादा हमारे 1857 की क्रांति वाले पूछे जाते हैं। आपने दोस्तों ये चार इन लोगों की स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोगों ने दोस्तों इन चारों को ही भली भांति देख लेना है, तैयार करके जाना है। तो दोस्तों हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं दोस्तों इसे सैनिक विद्रोह किसने कहा था? ठीक है, ये भी हमारे हाल ही में आबकारी की परीक्षा में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति को किसने सैनिक विद्रोह कहा था। तो दोस्तों लॉरेंस व सीले ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था। डिजरायली ने दोस्तों क्या कहा था? तो डिजरायली ने दोस्तों इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और बीडी सावरकर ने दोस्तों इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो आपने दोस्तों इन चारों के स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में किया गया है? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों ने इसी को ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 21 में क्या है। तो दोस्तों आर्टिकल 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। लेकिन दोस्तों ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको दोस्तों बाद में जोड़ा गया था। तो आपने बताना दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों यह हमारे आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और वहीं दोस्तों इसको मौलिक कर्तव्य में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भी इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, समान नागरिक संहिता यानी कि दोस्तों यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा दोस्तों किस भाग में करी गई है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा भाग है यह समान नागरिक जो संहिता है, यह दोस्तों हमें डीपीएसपी में देखने के लिए मिलती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने के लिए मिलती है दोस्तों। और डीपीएसपी की चर्चा दोस्तों हमारे भाग 4 में करी गई है। आर्टिकल 36 से लेकर के दोस्तों 51 तक हमें भाग 4 देखने के लिए मिलेगा। इसी में दोस्तों आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा करी गई है। और दोस्तों हमारा उत्तराखंड भी बहुत ही जल्द इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब दोस्तों कांग्रेस में आप सभी जानते होंगे कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हो गई थी। उसके बाद से दोस्तों लगातार इसमें अध्यक्ष हर साल में को बनते रहते थे कोई ना कोई। तो दोस्तों आपने बताना है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान दोस्तों इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। और वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो तब दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू क्या थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता करी थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में ऐसे दोस्तों वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब देखिए दोस्तों एक आपने और ध्यान रखना है प्रश्न कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है, जो कि दोस्तों मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों चिल्का झील भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न हमारा, अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में करी गई है? यानी कि दोस्तों एसटी आयोग की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में करी गई है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल दोस्तों 338 के ए में
एसटी आयोग की चर्चा करी गई है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको तीनों आयोग के बारे में बता देता हूं। तो एससी आयोग की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 338 में है, एसटी आयोग की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 338 के ए में है, और ओबीसी आयोग की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 340 में है। तो आपने दोस्तों तीनों को ही ध्यान में रखना है, यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर राजस्थान में दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। दिल्ली में दोस्तों उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है। गोरखपुर में दोस्तों उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। आपने चारों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, व्यासी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दोस्तों व्यासी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है हमारे यमुना नदी पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देहरादून जिले में यह स्थित परियोजना है, व्यासी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? अब दोस्तों चंद वंश का तुगलक किस एक राजा को कहा जाता है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवी चंद को दोस्तों चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। दोस्तों आपने भारतीय चंद से ध्यान में रखना है कि चंद जो वंश है, चंद जो राजा थे, चंदों को दोस्तों नेपाली शासकों की अधीनता से मुक्ति दिलाई थी दोस्तों भारतीय चंद ने। ठीक है, महेंद्र चंद दोस्तों चंद राजवंश का अंतिम शासक था, आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत के कुल कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? अब दोस्तों तट रेखा से यानी कि दोस्तों समुद्री एरिया से जिसकी बाउंड्री लगती है, ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी बाउंड्री दोस्तों तट रेखा से लगती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कुल 9 राज्यों की दोस्तों हमारी समुद्री सीमा यानी कि दोस्तों वो तट रेखा से लगते हैं। अब दोस्तों ये 9 राज्य हमारे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एक हो जाएगा हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया लगता है दोस्तों। ठीक है, तो यह सब हमारे क्या हो जाएंगे, कुल 9 राज्य हमारे जो तटरेखा से लगते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो दोस्तों ऐसा कौन सा संविधान संशोधन करा गया अभी हाल ही में जिससे दोस्तों एससी एसटी का जो आरक्षण है वह 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 104वां संविधान संशोधन कराया गया था दोस्तों वर्ष 2020 में, और इसके द्वारा ही एससी एसटी का आरक्षण दोस्तों 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और साथ ही साथ में दोस्तों जो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व रहता था ना विधानसभा और लोकसभा में, इसको भी दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों ये जो संविधान संशोधन है 104वां, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एससी एसटी का आरक्षण इसके द्वारा दोस्तों 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, और एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व भी दोस्तों समाप्त इसके द्वारा ही कर दिया गया है। यह दोस्तों 2020 में करा गया था। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आप लोगों ने यहाँ बताना है। तो दोस्तों आपका जो कथन है वह है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। और दूसरा कथन है दोस्तों आपका, आपातकाल में भारतीयों के सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दोस्तों कथन एक सही है, कथन 2 हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा तो ठीक है, लेकिन दोस्तों आपातकाल में भारतीयों के सभी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 दोस्तों इसमें छोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों शेष मौलिक अधिकार हमारे निलंबित कर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को दोस्तों अगर अन्य प्रैक्टिस सेट भी चाहिए तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से दोस्तों वहाँ पर जीएस, उत्तराखंड और हिंदी के प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।